वीडियो नंबर 5 जो चलेगा 11th और 12th क्लास के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के लिए ये एक ही वीडियो है, क्योंकि दोनों ही कक्षाओं के लिए देखो पिछले वाले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के जो दो मूलभूत शब्द थे, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, इनकी उत्पत्ति के बारे में, इनके जो अन्य नाम थे उनके बारे में, किसने इसकी उत्पत्ति की, कब की, ये सारे पढ़ लिए थे। साथ ही साथ जो व्यष्टि अर्थशास्त्र थी, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र वैसा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता है, व्यक्तिगत उत्पादक है, व्यक्तिगत फर्म है, इनका। साथ ही साथ इसका जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन था वो अध्ययन के दो आधारों पर, इसका अध्ययन भी हमने कर लिया था। एक तो कीमत स्तर के आधार पर और दूसरा इसमें जो कारक थे, साधन थे, उनके आधार पर। कारक और साधन के आधार पर इसमें आंशिक और सामान्य अध्ययन किया था। आंशिक जिसमें एक कारक परिवर्तनशील होता है, बाकी कारक स्थिर होते हैं, और दूसरा था सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने भी जो कारक थे वो सारे के सारे परिवर्तनशील थे। इसके बाद में कीमत स्तर के आधार पर इसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक था इसमें व्यष्टिगत स्थिति की, दूसरा था व्यष्टिगत तुलनात्मक और तीसरा था व्यष्टिगत प्रायोगिक। व्यष्टिगत स्थितिकी में एक साम्य बिंदु का अध्ययन किया जाता है एक कारक के संदर्भ में, और तुलनात्मक स्थिति के अंतर्गत 2 साम्य बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, और प्रायोगिक स्थिति के अंतर्गत निरंतर परिवर्तनशीलता की जो स्थिति पाई जाती है उसका अध्ययन किया जाता है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हमने कुछ तथ्य पढ़ लेते। साथ ही व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किस किस का अध्ययन किया जाता है। आज हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, कि अर्थशास्त्र की जो दूसरी और महत्वपूर्ण शाखा है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। अब देखो इसमें अर्थशास्त्र के 2 पार्ट, 2 शाखाएं हो गई, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो 11th और 12th क्लास में समान रूप से चलेगी, केवल और केवल इस बार। और 12th क्लास है उसमें व्यष्टि और समष्टि दोनों चलेगी, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है और एक समष्टि अर्थशास्त्र है। 11th क्लास में व्यष्टि अर्थशास्त्र चलेगी एक पार्ट तो, और दूसरा पार्ट है वो स्टैटिस्टिक्स का है, वो चलेगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समूह का अध्ययन किया जाता है, या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का व्यापक एवं विस्तृत आधार पर अध्ययन किया जाता है। उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका पता लगाया जाता है। संक्षिप्त रूप में समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विस्तृत एवं व्यापक आधार पर अध्ययन किया जाता है, आर्थिक समस्याओं का पता लगाया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। जैसे बेरोजगारी है, गरीबी है, राष्ट्रीय आय है, विनियोग है, बचत है, आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक विकास है, इन सभी, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इन सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मूलभूत अंतर यही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का व्यापक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। आज की क्लास में अभी थोड़ी देर बाद में व्यष्टि अर्थशास्त्र और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें अंतर भी देखेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का व्यापक एवं विस्तृत आधार पर अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का पता लगाया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। जैसे इसमें मैं बताऊं तो आपको राष्ट्रीय आय, रोजगार, बचत, विनियोग, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। व्यक्तिगत उत्पादक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। बचत का सिद्धांत या बचत का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। विनियोग का समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल और केवल व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र जिसको अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये समष्टि अर्थशास्त्र का जो अन्य नाम है वो है सामान्य आय एवं रोजगार का सिद्धांत। सामान्य आय एवं रोजगार का सिद्धांत, सामान्य आय एवं रोजगार का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का अन्य नाम है। फिर याद रखना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अन्य नाम कीमत सिद्धांत है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र है उसका अन्य नाम रोजगार आय या सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत है। एक मैं बता दूं आपको, एक प्रश्न जैसे बहुत बार पूछा जाता है कि सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। शायद ये 12th बोर्ड के एग्जाम 2020 या 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है। तो सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन अर्थशास्त्र की समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। केवल कीमत स्तर आ जाता है तो कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और यदि इसके साथ सामान्य शब्द जुड़ जाता है तो इसका अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। ध्यान रखना, कीमत स्तर का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत और सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो सामान्य आय एवं रोजगार का सिद्धांत इसका अन्य नाम है। इसका विषय है जैसे राष्ट्रीय आय है, आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक विकास है, रोजगार है, बचत है, विनियोग है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ये इसका विषय क्षेत्र था। अब आता है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो दो आधार पर होता है, एक तो स्थिति कीमत स्तर के आधार पर और दूसरा होता है विषय वस्तु के आधार पर या फिर कारक के आधार पर। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का आधार आंशिक आधार है और दूसरा है सामान्य आधार। आंशिक आधार, समष्टि अर्थशास्त्र का आंशिक आधार वह आधार है जिसके अंतर्गत एक परिवर्तनशील कारक को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। या आंशिक अध्ययन, समष्टि अर्थशास्त्र का आंशिक अध्ययन का आधार जिसके अंतर्गत एक कारक के आधार पर अध्ययन किया जाता है, अर्थात एक कारक को परिवर्तनशील माना जाता है और बाकी जो कारक होते हैं उनको स्थिर माना जाता है। ठीक है, आंशिक समष्टि अर्थशास्त्र का आंशिक अध्ययन वह अध्ययन है जिसके अंतर्गत एक कारक के आधार पर अध्ययन किया जाता है या एक परिवर्तनशील कारक के आधार पर अध्ययन किया जाता है, जबकि सामान्य अध्ययन वह अध्ययन है जिसमें सभी कारकों को परिवर्तनशील मानकर अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का सामान्य अध्ययन वह अध्ययन है जिसके अंतर्गत सभी कारकों को परिवर्तनशील मानकर अध्ययन किया जाता है। फिर रिपीट कर देता हूं कि समष्टि अर्थशास्त्र का सामान्य अध्ययन वह अध्ययन है जिसके अंतर्गत सभी कारकों को परिवर्तनशील मानकर अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक आधार था एक कारक के आधार पर, सामान्य अध्ययन था सभी कारकों के आधार पर, उसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में भी आंशिक आधार है एक कारक के आधार पर और सामान्य अध्ययन है सभी कारकों के आधार पर। अगला आ जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन स्थिर आधार पर। इसमें मुख्य रूप से तीन भाग हैं। जिस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टिगत स्थिति की था, व्यष्टिगत तुलनात्मक था, व्यष्टिगत प्रायोगिक था, उसी प्रकार इसमें भी समष्टिगत स्थिति की है, समष्टिगत तुलनात्मक है और समष्टिगत प्रायोगिक है। समष्टिगत स्थिति की अध्ययन के अंतर्गत एक स्थिर अध्ययन किया जाता है या एक स्थिर साम्य स्तर का अध्ययन किया जाता है। समष्टि तुलनात्मक में जो दो स्थितियां होती है उनकी तुलना का अध्ययन किया जाता है, और समष्टिगत जो प्रायोगिकी है इसमें जो निरंतर परिवर्तनशील होते हैं उन परिवर्तनशीलता की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि और समष्टि के ये जो दो वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5, इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों के अध्ययन के जो क्षेत्र थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इनके जो अन्य नाम थे, किस किस का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, सारी चीज़ें आ गई। अब आता है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुछ अंतर वाला जो क्वेश्चन है 2018 में 4 नंबर में एक क्वेश्चन आया था। हो सकता है ये अब की बार यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में या 4 नंबर को वापस देखने के लिए मिल जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में मूलभूत अंतर क्या है।
वैसे देखा जाए तो समष्टि जो अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो प्रोफेसर J.M. किन्स का रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रारंभ में कोई इसका विशेष महत्व नहीं था, लेकिन 1929 में जो तीसा की महामंदी आई थी, जिसको तीसा की मंदी भी बोलते हैं, 1929 में जो तीसा की मंदी आई थी या तो 1930 के दशक में जो आर्थिक मंदी आई थी, उस आर्थिक मंदी के पश्चात समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन पर जोर दिया गया और इसका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जाने लगा। इसी आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो J.M. किन्स को माना जाता है। किसको माना जाता है कि J.M. किन्स, J.M. किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक मार्शल को माना जाता है और अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। तीनों चीज़ याद रखना। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, जिसने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नाम की पुस्तक लिखी थी। मार्शल, जिन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, और मार्शल ने 1890 में, मार्शल ने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की पुस्तक लिखी थी। ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, जिसने 1776 में पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक मार्शल, जिसने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम से पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र J.M. किन्स, जिन्होंने 1936 में पुस्तक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है। तीनों की बुक का नाम याद रखना। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ 1776, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल 1890, J.M. किन्स 1936, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन बुक के नाम आपको 1 नंबर में पूछ सकता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में। J.M. किन्स की जो बुक का नाम है वो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। फिर देख लेना, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी J.M. किन्स की पुस्तक है जो 1936 में प्रकाशित हुई। अब आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर याद करने के लिए आप अपनी बुक का जो पेज नंबर 3 है उसके ऊपर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में तुलनात्मक जो अंतर है वो इसमें व्यक्त किया दिया गया है। तो मैं आपको बोर्ड पे नहीं लिखवा कर इसको बुक में ही आपको इसको समझाता हूँ। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी अंतर का आधार है व्यष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र है। इसमें आपको सारे अंतर याद नहीं करने हैं। 12th क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में सारे अंतर आपको याद नहीं करने हैं। केवल और केवल इसमें आपको 5 अंतर हैं वो याद करने हैं। जो आपको इजी लगे वो 5 अंतर इसमें से याद कर लें। हो सकता है आपके पास 4 नंबर या 2 नंबर में यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई 2 अंतर या कोई 4 अंतर लिखिए। तो अपने को 5 अंतर इसमें से याद करने हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अध्ययन की इकाई का अध्ययन, अध्ययन की इकाई। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में पहला अंतर है अध्ययन की इकाई। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। पहला अंतर हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। पहला अंतर है अध्ययन की इकाई। दूसरा अंतर है मान्यता। मान्यता, व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को ध्यान में रखकर अध्ययन करती है,
व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को ध्यान में रखकर अध्ययन करती है और इसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता के आधार पर अध्ययन करती है और सरकार का इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित करके इसका अध्ययन करती है। यानी जो उत्पादन के संसाधन होते हैं उनको किस प्रकार का वितरण दिया जाएगा, किस प्रकार का प्रतिफल दिया जाएगा, ये पहले से ही निर्धारित कर देती है और उसके आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। तो दो अंतर हो गए हैं। पहला अंतर है अध्ययन की इकाई व्यक्तिगत इकाई और संपूर्ण अर्थव्यवस्था। दूसरा है मान्यता में पूर्ण प्रतियोगिता और वितरण के साधनों की मान्यता। तीसरा है अध्ययन का उद्देश्य, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का उद्देश्य क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो अध्ययन का उद्देश्य है वो है कि संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए है। यानी जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं उन उत्पादन के संसाधनों का अधिकतम उपयोग से संबंधित है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र है वह पूर्ण रोजगार की जो प्राप्ति है उससे संबंधित अध्ययन है। पूर्ण रोजगार की जो प्राप्ति है उससे संबंधित अध्ययन है। चौथा है विश्लेषण के उपकरण, यानी अर्थशास्त्र में जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो विश्लेषण के उपकरण के आधार पर। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण है कीमत। व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण क्या है, कीमत। यानी इसमें कीमत सिद्धांत के आधार पर अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई भी वस्तु होती है उसकी कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है, या उत्पादन के जो साधन होते हैं जैसे श्रम है, भूमि है, पूंजी है, साहस है, संगठन है, इनका जो कीमत निर्धारित होती है इनकी वो किस प्रकार से निर्धारित होती है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके विश्लेषण का जो आधार है वो क्या है, राष्ट्रीय आय। ध्यान रखना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके विश्लेषण का जो आधार है वो कीमत स्तर है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण का जो आधार है वो राष्ट्रीय आय का स्तर है। अगला अंतर आ जाता है कि अध्ययन की स्थिति व्यष्टि या व्यक्तिगत इकाइयों का जब वे संतुलन की स्थिति में होती है तब का अध्ययन किया जाता है, जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति होती है तब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन तब किया जाता है जब व्यक्तिगत जो इकाइयाँ होती हैं वो संतुलन अवस्था में होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन उस समय किया जाता है जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थिति असंतुलन की होती है, तब इसका अध्ययन किया जाता है। संतुलन के प्रकार, अब मैंने आपको दो प्रकार की स्थिति बताई, एक तो एक कारक की स्थिति में और एक से अधिक कारक की स्थिति में। जैसे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता था एक कारक परिवर्तनशील मानकर आंशिक संतुलन और सभी कारकों को परिवर्तनशील मानकर सामान्य संतुलन। तो इसमें जो संतुलन का प्रकार है वो प्रकार क्या है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो भी अध्ययन करती है वो आंशिक आधार पर अध्ययन करती है, यानी एक कारक को परिवर्तनशील मानती है, बाकी कारक को स्थिर मानकर अध्ययन करती है। जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो एक उपभोक्ता होता है उस वस्तु की मांग को क्या करता है, जैसे कोई एक्स वस्तु है, यदि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे जमीन या भूमि के दाम बढ़ते हैं, मकान का किराया बढ़ता है, या अन्य कोई भी वस्तु है जैसे आइसक्रीम की कीमत बढ़ती है, तो जैसे ही कीमत बढ़ती है उपभोक्ता उसकी मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। चेंज क्या हुआ है यहाँ पे, केवल और केवल कीमत में परिवर्तन हो रहा है, जबकि इससे संबंधित जो भी जैसे उपभोक्ता की आय है उससे संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, जनसंख्या है, तकनीकी है, ये सारे कारक क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। फिर देख लेना अन्य बातों के समान रहने पर जब जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उपभोक्ता उसकी मांग को कम कर देता है। जैसे आइसक्रीम की कीमत पहले 5 रुपये थी तो एक उपभोक्ता वो 2 आइसक्रीम खाता था, लेकिन जैसे इसकी कीमत बढ़कर 10 रुपये हो जाती है वो 1 आइसक्रीम खाता है। यानी कीमत बढ़ी तो उसने क्या कम किया, मांग कम कर दी, तो केवल कीमत में परिवर्तन हो रहा है। यदि ऐसा हो जाता है कि कीमत बढ़ जाती है 5 से 10 रुपये हो जाती है लेकिन उसकी आय भी 10,000 से बढ़कर 20,000 हो जाती है, तो ये नियम लागू नहीं होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो आंशिक संतुलन का अध्ययन करती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र है वो सामान्य संतुलन का अध्ययन करती है। अगला आता है परिवर्तन। व्यष्टि के परिवर्तन समष्टि की स्थिरता के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन
समष्टि के परिवर्तन व्यष्टि की स्थिरता के साथ नहीं हो सकते। विरोधाभास की स्थिति पाई जाती है, जैसे बचत है। बचत यदि व्यष्टि स्तर पर देखते हैं तो बचत सभी के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। व्यष्टि स्तर पर बचत सभी के लिए लाभदायक होती है, लेकिन समष्टि स्तर पर यदि बचत करें तो वो सभी के लिए लाभदायक नहीं होती है। जैसे देश में एक व्यक्ति बचत करता है तो वो सही है, लेकिन यदि सभी लोग बचत करके घर पे रखने लग जाएंगे तो वो देश के लिए क्या होगी, लाभदायक नहीं होगी। तो विरोधाभास की स्थिति पाई जाती है, व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी है जबकि समष्टि के लिए बचत अलाभकारी है। और इसमें अंतर देखना चाहो तो देख सकते हैं, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य कीमत स्तर या रोजगार आय के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय आय के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोटे मोटे मुख्य रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर थे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको केवल इसमें 5 ही अंतर याद करने हैं, जो मोटे मोटे रूप से कौन कौन से हैं। एक तो अध्ययन का आधार देख लो, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक आधार पर किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन सामान्य संतुलन के आधार पर किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अपूर्ण प्रतियोगिता और उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये मोटे मोटे रूप से इसमें अंतर थे। यदि आप और देखना चाहो तो जैसे विश्लेषण के का उपकरण है, तो कीमत किसका उपकरण है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का, और आय किसका है, समष्टि अर्थशास्त्र का। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में ये अंतर थे। वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। वीडियो नंबर 4 में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की दोनों शाखाएं, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कौन से शब्दों से उत्पत्ति हुई है, किसने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, जो सारी चीज़ें बता दी है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, ये सारी चीज़ें रिपीट हो गई है। यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आर्थिक विश्लेषण की जो विधियां हैं उन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें जैसे 3 मुख्य रूप से आर्थिक विश्लेषण की विधियां हैं। एक निर्भरता के आधार पर, एक समय तत्व के आधार पर, और एक है उपकरण व दिशा के आधार पर। नेक्स्ट वीडियो 5 सितंबर को आए, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।